नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 12th के सेकंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आए हैं, जो है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। किसी माध्यम की परिसीमा में प्रकाश का व्यवहार। तो देखते हैं इसके अंदर हम इसमें अब पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रकाश एक वस्तु की सतह पर गिरता है तो उस समय क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो हम एक वस्तु बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई एक वस्तु है और एक प्रकाश किरण इस तरीके से इसके ऊपर आपतित हो रही है। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कह सकते हैं, है ना। आपतित हुई है एक प्रकाश किरण, तो इसको हम आपतित प्रकाश बोल सकते हैं या आपतित किरण बोल सकते हैं। तो ये अपने आपतित किरण। अब जब एक प्रकाश गिर रहा है, मैं बोल सकता हूँ ऊर्जा आ रही है या ऊर्जा आपतित हो रही है, एक ही बात है। तो अगर कोई ऊर्जा आपतित हो रही है, एक प्रकाश आपतित हो रहा है किसी वस्तु की सतह पर, तो क्या घटनाएं हो सकती है। तो एक ये काम हो सकता है, एक ये घटना घटित हो सकती है कि ये प्रकाश या ऊर्जा वापस लौट आए, टकराकर वापस लौट आए। एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो इस माध्यम में उस वस्तु के अंदर प्रवेश कर जाए, जिसे हम पारगमन कह सकते हैं। वैसे लौट के आने को हम परावर्तन बोलते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर तो हुआ है परावर्तन। अगर ऐसी घटना हुई है तो इसे हम बोलेंगे परावर्तन। और कुछ इस तरह की घटना हुई है कि मतलब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, इसे हम पारगमन बोल सकते हैं या फिर अपवर्तन कह सकते हैं। और कुछ प्रकाश जो है वो इस सतह के द्वारा, इस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो इसे अवशोषण कहेंगे। यहाँ पर सतह पर वस्तु अपने अंदर उसको अवशोषित कर लेती है। मान लीजिए यहाँ पर सतह पर अवशोषण हो जाता है कुछ मात्रा में। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। यहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन। अगर ऐसी घटना घटित होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन या पारगमन। और एक घटना क्या घटित हो सकती है, अवशोषण हो सकता है। मतलब ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा वापस लौट सकती है, परावर्तन हो सकता है उसका, उस वस्तु के अंदर प्रवेश कर सकती है, पारगमन या अपवर्तन बोल सकते हैं उसका। और या फिर उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। एक ही वस्तु के द्वारा मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे पानी के बारे में बात करते हैं अपन, रुका हुआ पानी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी भी अगर वस्तु को हम देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं, उसके लिए ये आवश्यक है कि उस वस्तु से टकराकर प्रकाश किरणें हमारी आँखों में गिरे। जैसे मैं एक टॉर्च का उदाहरण देता हूँ। अंधेरा है, मान लीजिए लाइट चली गई है और हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च से किरण पुंज निकलता है ना। और वो किरण पुंज जिस वस्तु पर गिरता है वही एरिया या उसमें रखी वही वस्तुएं हमें दिखाई देती है। क्यों कि किरण पुंज, प्रकाश किरणें उसी पर गिरी है और टकरा कर आपकी आंखों में आ रही है, तो वही दिखाई दे रही है। बाकी इधर जो आसपास है उन पर वो प्रकाश किरणें जा ही नहीं रही है, तो इस वजह से हम उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, किसी वस्तु को देखना है तो उससे प्रकाश किरणें हमारे आँखों में आनी चाहिए। तो जब हम एक रुके हुए पानी में हम देखते हैं कि हम अपनी शक्ल देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, हम अपनी किसी पर इमेज देख पा रहे हैं, किसी तल पर, किसी एक समतल पर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर परावर्तन हुआ है। तो रुके हुए पानी में हम देखते हैं कि हम अपनी प्रतिबिंब उसमें देख पा रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। और
कोई आसपास अगर पेड़ है उनका प्रतिबिंब भी हम उसमें देख पा रहे हैं। और इसका मतलब ये है, प्रतिबिंब अपन को दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकाश का वहाँ पर परावर्तन हुआ है। परावर्तन के कारण ही वो हमें दिख पा रहे हैं, क्योंकि उस वस्तु से, मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पेड़ से प्रकाश किरणें आई, उसका रीज़न ये है, और प्रतिबिंब दिख रहा है उसका रीज़न, क्योंकि प्रतिबिंब तभी दिख सकता है जब प्रकाश किरणें उस पेड़ से होकर आ रही हो और उस पानी के ऊपरी स्तर से टकराकर हमारी आँखों में गिर रही हो, तब वो प्रतिबिंब दिखता है। तो इससे जो प्रतिबिंब दिखता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। दूसरी बात, हम पानी के अंदर रखी हुई वस्तुओं को ईजिली देख पाते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, आप खुद देखिए, किसी, अभी मैंने कहा किसी वस्तु को देखने के लिए दिख रही है, इसका मतलब प्रकाश उससे आपकी आंखों में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अंदर कोई वस्तु है और अपन देख पा रहे हैं उसको, इसका मीनिंग है कि प्रकाश उससे होते हुए अपने आंखों में आ रहा है। हम कहाँ हैं, पानी में नहीं है, बाहर है, हवा में है, और वस्तु कहाँ है, पानी में। इसका मतलब प्रकाश किरण पानी से हुई, होकर आई, फिर हवा में भी चली गई, मतलब पार कर गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। वहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें पारगमन हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, देखिए जब धूप खिलती है तो हम देखते हैं पानी गर्म भी हो रहा होता है। हम अपने घरों में पानी कैसे गर्म करते हैं, गैस पर रखकर, उससे क्या होगा, उसको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा बढ़ जाती है उसके अंदर, इसलिए वो गर्म हो जाता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ऊष्मा बढ़ाने वाला कौन है, यहाँ पर पानी को किससे, गैस से गर्म कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम सीधी सी बात देख रहे हैं कि प्रकाश आ रहा है, प्रकाश गिर रहा है, और प्रकाश अपने एक ऊर्जा का ही रूप है, और एक ऊर्जा दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। तो प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो गर्म हो जाता है। तो हमने एक ही वस्तु से हमने तीनों के तीनों फिनोमिना, घटनाएँ समझ ली है। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी जो हमको मिली है, टोटल एनर्जी जो मिल चुकी है हमको, जिसे मैं ई बोलूँगा, यहाँ से टोटल एनर्जी आ रही है ई, है ना, यहाँ पर गिर रही है, परावर्तन जो है रिफ्लेक्शन कह सकते हो, रिफ्लेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, और ये हो गया एब्जॉर्प्शन। तो जो टोटल एनर्जी जो आई, उसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है एनर्जी का, मतलब वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है, उस माध्यम में, दूसरे माध्यम में घुस जाता है, और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषण हो जाता है उसका। अब बात आती दिमाग में कि हाँ सर, अगर ये जरूरी तो ना ये भी हो हर एक के अंदर, सिर्फ परावर्तन हो सकता है, मतलब एक बहुत सी प्रकाश किरणें आई, बहुत सी ऊर्जा आई और सारी की सारी लौट गई। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा जो ये सतह हो, ये इंटरफेस हो। इंटरफेस, परिसीमा, एक वो जगह जो दो माध्यमों को अलग अलग करती है, उसके इस तरफ माध्यम अलग होगा, इस तरफ माध्यम अलग होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रकाश आया है पूरा का पूरा लौट गया, क्योंकि इसके लिए सतह का एक आदर्श परावर्तक सतह होनी चाहिए, आदर्श परावर्तक सतह। और आदर्श परावर्तक सतह नहीं मौजूद है कि सारा का सारा प्रकाश को परावर्तित कर दे, ऐसी सतह ही नहीं है। तो कभी भी 100% रिफ्लेक्शन हो, ये संभव नहीं है। 100% ट्रांसमिशन हो, जो आया सारा का सारा दूसरे माध्यम घुस गया, संभव नहीं है। और 100% एब्जॉर्ब हो, ये संभव नहीं है, आदर्श नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब जो ऊर्जा आई है वो वापस पूरी की पूरी आप वापस नहीं ले सकते, पूरी की पूरी उसके दूसरे माध्यम नहीं डाल सकते, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं कराई जा सकती। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब जो टोटल ऊर्जा है उसका, हाँ कोई मान लीजिए अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो इसका मतलब हो सकता है वो 90% वापस ले आए और फिर कुछ ना कुछ इनमें भी चला जाएगा। 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो पहली घटना थी तो वह है प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन एक सिंपल सी घटना है कि हम किसी बॉल को एक दीवार पर फेंक रहे हैं और बॉल वापस हमारे सामने आ जाती है। प्रकाश का परावर्तन इससे समझा जा सकता है इजी वे में। तो एक प्रकाश किसी एक माध्यम में चलता है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराता है। एक माध्यम में चलता हुआ आ रहा है, तब तक तो आनंद से आएगा। अब दूसरे माध्यम की सतह, कोई दूसरा माध्यम आ गया, मैंने कहा माध्यम बदल जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरे माध्यम की सतह से टकराएगा और बाउंस बैक होकर
टकराकर पुनः अपने पहले माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। जैसे बॉल हमने फेंकी, दीवार है, दूसरा माध्यम वापस हमारी तरफ हवा में ही आ गई, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन संबंधित एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमने एक वस्तु बनाई, समतल है। अब इस पर एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं। एक प्रकाश किरण इस पर इस तरीके से आ रही है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, हमने पहले भी इसको नाम दिया है। अब एक प्रकाश किरण आ रही है एक माध्यम में चलती हुई, दूसरा माध्यम आ गया, इससे टकराएगी और पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगी। किस माध्यम? जिस माध्यम से आई है, हवा है, हवा में ही वापस लौट जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कुछ इस तरीके से लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको तो आपतित किरण बोलते ही हैं। जिस बिंदु पर आपतित हुई है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कह सकते हैं कि ये बिंदु है आपतन बिंदु, ठीक है। ये किरण आपतित किरण, ये किरण परावर्तित किरण, ठीक है, ओके। अब आपतन बिंदु पर समतल के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचे। ये समतल और आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा अगर हम खींचें तो समतल के लंबवत होती है, ये समतल इसके लंबवत, किसके लंबवत? समतल के लंबवत। तो समतल के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। तो ये समतल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसे हम बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल कह सकते हैं इसको, अभिलंब, ठीक है। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये वाला जो कोण है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। आई से हम शो करते हैं इसको, इंसिडेंट एंगल होता है इसलिए। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं। तो कोण आई बराबर आपतन कोण, और कोण आर बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। ये वाली जो सतह है इसको हम परावर्तक सतह बोल सकते हैं। जिस सतह से परावर्तन हुआ है उस वाली सतह को हम परावर्तक सतह कह सकते हैं। तो हमने परावर्तन संबंधित बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर ली। बस ध्यान में रखना आई किन किन के बीच का कोण है, आर किसके, ये समतल और इसके बीच का कोण नहीं है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, ओके। अब परावर्तन के नियम क्या है? अगर कहीं परावर्तन होगा तो वहाँ पर ये कुछ फिक्स नियम से होता है या फिर आई और अपने मन मर्जी से किसी भी दिशा में चली गई। मान लीजिए कोई एक आई इधर से, वो अभी इस दिशा में चली गई और नेक्स्ट किसी टाइम बाद में यहाँ पर आई, वो इस दिशा में चली गई। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं। परावर्तन जो है भले कैसी भी सतह पर हुआ है उसमें कुछ नियम फिक्स है और उसी के अनुसार परावर्तन होता है। तो परावर्तन में पहला नियम कुछ इस तरीके से है हमारे पास। नियम फर्स्ट,
कि कोण I बराबर होता है कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है हमेशा। अगर परावर्तन हुआ है तो ये रूल वहाँ पर लगेगा। दूसरा परावर्तन का नियम है वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको अगर मैं हम समझाऊं आपको, हाँ, इस हिसाब से समझ सकते हैं। इसको आपतित किरण माना जा सकता है, इसको परावर्तित किरण माना जा सकता है और बीच में वाले को हम अभिलंब मान लें अगर कुछ देर के लिए, तो कुछ ये इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। क्यों कि आप देख सकते हैं इन तीनों से गुजरता हुआ एक तल बनाया जा सकता है, या एक तल ऐसा है जिसमें तीनों व्यवस्थित रहते हैं। ये कुछ इस तरीके से नहीं रहते, जैसे अब इन तीनों से गुजरता हुआ एक तल नहीं बनाया जा सकता, पर ये इस तरीके से व्यवस्थित नहीं रहते। हमेशा इन तीनों से गुजरता हुआ एक तल बनाया जा सकता है, तीनों एक ही तल में रहेगी। तो दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। कोई और अभिलंब नहीं, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही सतह तल पर, एक ही तल में स्थित होती है। ओके, तो ये परावर्तन के दो नियम हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंट। अब देखिए सबसे बड़ी बात, जब हमने परावर्तन पढ़ा तो हमने कहा एक प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो हम जब हम आसपास देख रहे हैं तो हमें तो कोई एक पर्टिकुलर किरण, प्रकाश किरण आते हुए नहीं नज़र आती, ठीक है। और प्रकाश किरण लौट रही है ये भी हम नहीं देख पाते, हम किरण ही नहीं देख पा रहे एक प्रकाश किरण। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, हम एक प्रकाश किरण को पकड़ सकते हैं, वो कैसे जाएगी उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, और जो नियम है उसी का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो आप, हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा हो। ये एक समझ लीजिए कोई कार्डबोर्ड या फिर कोई पेपर, एक शीट है, एक शीट है, पेपर है समझ लीजिए, और इस पेपर के ऊपर हम एक दर्पण रख देते हैं। ये वो दर्पण है जो हमारे घरों में रहता है, जिसमें हम बाल संवारते हैं, ठीक है। ये दर्पण है, ये कुछ इस तरीके से व्यवस्थित है। ये शीट, ये पेपर है हमारे पास, और ये सामने ऐसे दर्पण है, ठीक है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं मैं, कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है भाई, और इस वस्तु पर अनंत प्रकाश किरणें आ रही होती है। इस वस्तु पर तो क्या, इस वस्तु पर अगर हम इस छोटे से बिंदु को देखें, इस पर भी बहुत सी प्रकाश किरणें आ रही होती है, कई सारी प्रकाश किरणें आती, सिर्फ बहुत सारी नहीं आती, हर संभव दिशा से आ रही होती है। बहुत सारी तो आ रही होती है, पर हर संभव दिशा से आ रही होती है। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि इस बिंदु पर जो हमने बना रखा है उस पर प्रकाश किरण इस दिशा से आ रही है, एक प्रकाश किरण, तो हम कहेंगे राइट है, ये संभव दिशा है, प्रकाश इस तरफ से आ सकता है आराम से। कोई किसने कहा नहीं, एक प्रकाश किरण जो है इस दिशा से इस पर आ रही है, हम कहेंगे आप भी राइट है। कोई कहे नहीं सीधे से आ रही है, राइट है, इधर से आ रही है, राइट है, किसने कह दिया इधर से आ रही है, राइट है, संभव दिशा है ना, इस दिशा से आ सकता है प्रकाश, तो हम कहेंगे ये एकदम प्रकाश किरण सही बनाई है आपने। तो प्रकाश किसी बिंदु पर हर संभव दिशा से गिरता है। तो अगर मैं इस पेपर पर एक लाइन खींच दूं, ये पेपर है, इस पे ये रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, अगर मैं इस पर ऐसी एक लाइन खींच दूं और मैं कह रहा हूँ ये प्रकाश किरण है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है प्रकाश किरण तो हर संभव दिशा से जाती है। तो हमने एक
एक प्रकाश किरण हम या फिर एक रेखा हमने बना दी, और ये रेखा हमने बना दी, इसको हम प्रकाश किरण बोल सकते हैं। क्यों? कि इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमने रेखा इस तरीके से बनाई है, क्या उस तरफ से प्रकाश किरण आपतित नहीं हो सकती क्या? ये संभव दिशा है, इस तरफ से आ सकती है प्रकाश किरण, बस प्रकाश किरण आ सकती है यहाँ पर, तो ये प्रकाश किरण आ गई। तो आप कहेंगे सर तो फिर ऐसे कैसे एक जाती हुई बना लो, क्योंकि हर दिशा से आ भी रही होगी, तो हर दिशा से प्रकाश किरण जा भी रही होगी। एकदम सही बात है। देखिए मैं बना तो सकता हूँ, जैसे मैं एक इससे जाती हुई प्रकाश किरण ये बना लूँगा, वो भी सही है, एक प्रकाश किरण इधर भी जा रही है, एक प्रकाश किरण इधर भी जा रही है, पर मुझे तो वो प्रकाश किरण देखनी है जो इस तरफ से जो आई है वो कहाँ गई, मुझे तो उसको पकड़ना है। यहाँ पर मेन बात ये है कि ये आने वाली किधर जाएगी। यूँ तो प्रकाश किरण हर दिशा से आ भी रही है, हर दिशा से जा भी रही है। अब ये हमने जो एक बना ली, अब तो ये फिक्स हो गई। अब ये कहाँ जाएगी, ये किस दिशा में जाएगी? ये तो किसी एक दिशा में जा सकती है, तो ये किस तरफ? भाई एक प्रकाश किरण है, टकराने के बाद एक बॉल गिराई तो वापस एक ही दिशा से आ सकती है ना, वो कोई अलग अलग दिशाओं से थोड़ा ना आ सकती है। तो इसी को पकड़ना है हमें। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम 2 ऑल पिन यूज़ में लेंगे हम 2 ऑल पिन यूज़ में। हम यहाँ पर ये एक ऑल पिन हमने यहाँ पर पेपर पर हमने थोड़ी सी गाड़ दी है इस तरीके से, और एक ऑल पिन यहाँ पर दो ऑल पिन हम फिक्स कर देंगे पेपर के ऊपर, यूँ गाड़ देंगे। अब हम दर्पण में ऑल पिन देखेंगे तो हमें दिखेगी अलग अलग, दोनों अलग अलग ऑल पिन्स हैं, 2 है तो अलग अलग दिखेगी। परंतु हमें उस पोजीशन पर आकर फिक्स हो जाना है जिस पोजीशन में हमें ये 2 ना दिखाई देकर एक ही दिखाई दे। अब एक दिखाई देने का मतलब एक दर्पण से गायब नहीं हो जाए, मतलब एक दूसरे के पीछे हो। हमें ऐसा महसूस होगा कि हाँ एक दूसरे के पीछे है, इसलिए 2 अलग अलग ढंग से नहीं दिख रही है, वो एक दूसरे के पीछे, मतलब जो दूसरी है वो आगे पहले वाले के पीछे दिख रही है, तो एक ही दिखाई दे, उस पोजीशन पर आके फिक्स हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन जिसमें आपने इन दोनों को एक तरफ फिक्स देखा है, एक्चुअल में वो प्रकाश किरण है जो इससे आई है। तो इससे आने वाली प्रकाश किरण पर बहुत सी वस्तुएं हैं, तो फाइनली किसका बताएगी? इसी का बताएगी, इसको थोड़ा ना बता पाएगी, ये तो पीछे है। तो जब आप एक ही देख पा रहे हो, उसका मतलब आपने उस प्रकाश किरण की दिशा में आप खड़े हैं जो प्रकाश किरण इससे लौटी है। इससे प्रकाश किरण लौटेगी तो हमको 2 कैसे दिख सकती है? भाई ये दोनों से गुजर रही हो प्रकाश किरण है, हमको 2 कैसे दिख सकती है? हमें तो इसी का प्रतिबिंब दिखाई देगा ना, ये तो पीछे है, तो हमें एक ही दिखाई देगी। तो हमें वही स्थिति पकड़नी होगी। जैसे एक दिखाई दी, हमें पता चल गया कि ये वो दिशा है जिस दिशा अब हम खड़े हैं, ये वो दिशा है जिस दिशा से प्रकाश, ये वाली प्रकाश किरण लौट रही है, और हम उस दिशा में फिक्स रहेंगे। और वही दोनों 2 ऑल पिन और लेंगे, और ये मत निकाल देना, 2 ऑल पिन और लेंगे और उसको उसी दिशा में ढंग से लगाएंगे, और इस तरीके से लगाएंगे ये 2 ऑल पिन हमने और फिक्स कर दी, और ये इस तरीके से लगाई हुई है कि अब 4 ऑल पिन होंगी, 2 अंदर 2 अब ये लगाई, वो चारों के चारों अब 4 नहीं दिखनी चाहिए। पहले तो वो तो दोनों ये एक दिख रही थी, अब ये दोनों भी इस तरीके से दिखनी चाहिए कि अब ये चारों एक ही दिखे, मतलब एक के पीछे एक। इससे पता चल रहा है आपने वो दिशा मैच कर ली है, ठीक है कि नहीं? तो इस दिशा में हम इस तरीके से रख देंगे। अब इन दोनों को भले अब निकाल दीजिए भले, और निकाल कर इन्होंने जहाँ चिन्ह बन गए हैं जहाँ पर आपने गाड़ा था, उन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन खींच दी। ये तो, और ये वाली जो है वो किरण इस वाली आपतित किरण की परावर्तित किरण है। अब ये फिक्स हो गई, अब ये पकड़ में आ गई कि ये जो प्रकाश किरण है ये लौटने के बाद यही है, इसी दिशा में लौटेगी। अब अगर हमें परावर्तन तो देख लिया हमने, अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम का वेरिफिकेशन देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभिलंब बना देंगे, क्योंकि मुझे एंगल आई और आर मेजर करना है, तो एंगल आई और आर तो किससे? अभिलंब से ही है। तो बनाते हैं एक अभिलंब।
अभिलंब बनाया हमने यहाँ पर, यह अभिलंब हो गया। जो इस सतह के लंबवत है वो भी हम खींच सकते हैं पेंसिल से। और उसके बाद हमने ये वाला कोण ज्ञात किया और ये वाला कोण ज्ञात किया, ज्योमेट्री से ज्ञात कर लेंगे आई और आर, और हम देखेंगे कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये लॉ, हाँ क्या कहते हैं, प्रूव हो गया ये लॉ। और दूसरी बात, अगर आप एक, जैसे आपने एक मनमर्जी से एक प्रकाश किरण ली थी स्टार्ट में, अगर आप मनमर्जी से एक दूसरी प्रकाश किरण लो, इसी पॉइंट पर ले लो भले, या फिर चेंज कर लो, और फिर यही प्रोसेस करो, ज़रूर आई चेंज होगा उसमें, बट आर भी उतना ही बन जाएगा। जब आप फाइनली बनाएंगे तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा। तो ये हमने एक परावर्तन की घटना देख ली और लॉ को भी प्रूव कर दिया। अब जो है परावर्तन की घटना में आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के अंदर क्या कुछ चेंज आता है या फिर क्या कुछ समान रहता है, ध्यान से देखना, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन में कि निम्न में से परावर्तन में कौन अपरिवर्तित रहता है या निम्न में से परावर्तन में कौन परिवर्तित हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं चाल। तो प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम बदलने पर बदलती है। अब इस परावर्तन की घटना में देखें तो प्रकाश एक ही माध्यम में चल रहा होता है। जैसे बॉल है, हमने फेंकी हवा में, टक्कर खा के आई तो भी हवा में है। तो प्रकाश ने अपनी क्या कहते हैं, माध्यम नहीं बदलता। तो माध्यम नहीं बदला, एक ही माध्यम, एक माध्यम अलग अलग चाल नहीं हो सकती। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण की जो चाल रहती है वो हमेशा समान रहती है, बदलती नहीं है। एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर यहाँ पर कॉलिजन हुआ है, टक्कर हुई है, तो टक्कर से चाल पर फर्क तो पड़ता ही है। यस, पड़ता है, पर यहाँ पर जो टक्कर हुई है वो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, और पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होने के कारण, टक्कर के कारण चाल बदलेगी नहीं और माध्यम बदला नहीं। तो बताओ, चाल बदलने का और कोई सोर्स ही नहीं है, तो चाल बदलेगी नहीं, प्रकाश की चाल नहीं बदलती। जो आपतित किरण की है वही परावर्तित किरण की है। अब मेन बात वेग, इसको भी हम जल्दबाजी में समान लिख देते हैं, दोनों की समान रहेगी। पर अगर ढंग से देखा जाए, वेग में सिर्फ चाल ना देखें, दिशा भी देखें, आपतित किरण और परावर्तित किरण की अगर ढंग से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों की दिशाएं समान नहीं हैं। चालें समान हैं, दिशाएं नहीं हैं। मतलब वेग का परिमाण सही है, बराबर है, पर दिशा नहीं है। तो इसलिए वेग समान कभी भी हो नहीं सकता। वेग के लिए चाल के साथ साथ दिशा भी समान होना जरूरी है, तब हम कहेंगे वेग समान है। देखो कहाँ दिशाएं समान है, और कभी हो सकती है क्या? नहीं, एक जाने वाली दिशा है ना, एक आने वाली दिशा है, दोनों कैसे बराबर हो सकती है? तो दिशा कभी समान रह नहीं सकती। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो वेग है वो असमान रहता है, वो बदल जाता है। ओके, तीव्रता। तीव्रता में मैं आपको समझाऊं तीव्रता क्या चीज़ है, जिससे आप समझ पाएंगे तीव्रता में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, हुआ भी तो क्या बड़ी घटी। तो तीव्रता मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रकाश आ रहा है, खूब सारा प्रकाश आया। अब आप मान लीजिए, काउंट कर लो कि 100 प्रकाश किरण आ रही, मान लें। अब 100 प्रकाश किरण आ रही है, अगर 100 की 100 इधर लौट गई तो मैं कहूँगा तीव्रता में कोई फर्क नहीं, दोनों की तीव्रता समान। और 100 आई, 100 नहीं जा पाई किसी वजह से, तो मैं कहूँगा तीव्रता घट गई। परावर्तित किरण में तीव्रता थोड़ी कम है आपतित किरण से। अब अपन सोचेंगे क्या होता है यहाँ पर, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा हिंट आपको दे दिया पहले ही। हमने एक सतह पर प्रकाश जब गिरता है तो क्या क्या होता है, उस समय हमने पढ़ा था कि प्रकाश जब इस पर गिरेगा तो उसका कुछ 100% परावर्तित नहीं हो सकता, उसका कुछ मान अवशोषित और कुछ मान पारगमित भी हो जाएगा। तो मान लीजिए 100 आई है, ज़्यादा ज़्यादा कितनी जाएगी, 90, 95, फिर कुछ तो अवशोषित होगी, कुछ तो पारगमित होगी। मतलब 100 आई है, 100 की 100 तो नहीं जा सकती। इसका मतलब परावर्तन में तीव्रता कम हो जाती है। किसी कम हो जाती है? परावर्तित किरण की। तो परावर्तन में तीव्रता कम हो जाती है, आपतित किरण की ज़्यादा होती है और परावर्तित किरण की कम। अगर आप इसी का परावर्तन फिर से कर देंगे, यहाँ पर कुछ और परावर्तक सतह रखकर फिर से कर देंगे, तो मान लीजिए 100 आई थी, आप टकराने के बाद यहाँ पर 90 चली गई प्रकाश किरणें, फिर से टकरा रहे हो आप उसी प्रकाश किरण को, परावर्तित को। अब शायद 81 ही रहे, फिर उसके बाद में शायद 72 ही रहे, है ना, उसके बाद में शायद 60 ही रहे। तो आप तो निरंतर
जो है तीव्रता कम होगी, बार बार परावर्तन होगा तो ज़्यादा तीव्रता कम होगी। ठीक है, तीव्रता कम हो जाती, तरंग दैर्ध्य, क्योंकि प्रकाश तरंग प्रकृति का भी होता है और प्रकाश की प्रकृति तरंग भी होती है, तो उसमें तरंग दैर्ध्य भी समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आवृत्ति भी पढ़नी पड़ेगी और कला भी हमें पढ़नी पड़ेगी। तो तरंग दैर्ध्य तब बदलता है जब माध्यम बदलता है। हम देख रहे हैं प्रकाश आपतित और परावर्तित दोनों एक ही माध्यम में चल रही होती है, इसलिए यह नहीं बदलेगा, समान रहता है, दोनों का समान रहता है। आवृत्ति, अब आप देख पा रहे हैं न तो दोनों की चाल बदली, न तो दोनों का तरंग दैर्ध्य बदला, तो चाल और तरंग दैर्ध्य समान है तो आवृत्ति कैसे बदलेगी? आवृत्ति भी बदल नहीं सकती, क्योंकि चाल समान है और तरंग दैर्ध्य भी समान है, तो आवृत्ति भी क्या रहेगी? समान। कला अगर कह सकते हैं, अगर ये विरल से सघन माध्यम में प्रकाश चल रहा है, विरल से सघन प्रकाश चल रहा है, विरल से सघन, तो कला बदल सकती है 180 डिग्री से, पाई कोण कला बदल सकती है। कब? जब ये चल रही हो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ, तब ये कला बदलेगी। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है समझते हुए। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।